नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर सिवान से, जहां दो ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हुई है और हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई तो वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा गुटनी महरौना मेन रोड पर गोहरुआ गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार सारे बालू लदे ट्रक और आम लदे ट्रक की भिड़ंत हुई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से दोनों गाड़ियों को सड़क से हटाने का काम चल रहा है। तो देखिए कैसे जबरदस्त टक्कर हुई। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये टक्कर हुआ होगा। 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई सिवान में और एक ट्रक चालक की हादसे में मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। और मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? आमने सामने की भिड़ंत है, किसकी गलती बताई जा रही है? जी देखिए, पूरा मामला ये गुटनी थाना क्षेत्र के मेहरौना के पास की है, जहां सीधी 2 ट्रक की सीधी भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि आम से लदा ट्रक जो यूपी की तरफ से आ रहा था, वही बालू लदा ट्रक यूपी जा रहा था। काफी तेज रफ्तार दोनों ट्रक थी और सीधी टक्कर हुई है, जिससे गाड़ी का परखा से उड़ गया। वही एक चालक की मौत हो गई है और दूसरे जो ट्रक के चालक रूप चालक है, उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहां स्थानीय गुटनी पीएस में इलाज के बाद दोनों को डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां उन लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरे भीषण हादसे में जहां एक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। जी मृत्युंजय, क्या अभी जहां हादसा हुआ वहां से इन गाड़ियों को हटा लिया गया, आवागमन चालू है वहां? जी, वहाँ पे अभी जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय गुटनी थाना की पुलिस है, वहाँ पे मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि एक ड्राइवर वहाँ फंसा हुआ था, उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वही अभी एहतियात पूरी तरह से वहाँ बाधित है। वहाँ जेसीबी के द्वारा जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय लोग है, वह मलबे को जो ट्रक है उसको हटाया जा रहा है, ताकि जो मुख्य सड़क है उसको चालू किया जा सके। जी तो देखिए, सिवान में ये भयंकर हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है और एक ट्रक चालक की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि इस हादसे के बाद जो वहां यातायात है वो बाधित हो गया, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। फिलहाल यहां से हादसे में जो गाड़ियां, दोनों ट्रक डैमेज हुए, इनको वहां से सड़क से हटाने का काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय। और जिस धमाके से बांका का नवटोलिया इलाका दहल गया और मदरसा ध्वस्त हो गया, उसकी जांच अब एनआईए करेगी। जांच इस बात की होगी कि धमाके के पीछे कोई आतंकी संगठन तो नहीं। साथ ही धमाके में मारे गए मौलाना का कनेक्शन भी जांचा जाएगा। एनआईए करेगा बांका धमाके की जांच, आतंकी कनेक्शन की होगी तफ्तीश, सामने आएगा धमाके का सच। बांका के नवटोलिया मदरसा ब्लास्ट की जांच एनआईए करेगा। लोकल थाने में दर्ज एफआईआर को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। अब पूरे मामले की तफसील से जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि इस धमाके के पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल तो नहीं और कहीं मदरसे में आतंकियों का स्लीपर सेल तो नहीं था। पहले स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की, फिर एफएसएल और बाद में एटीएस की टीम जांच के लिए पहुंची। एफएसएल की शुरुआती जांच में विस्फोट में बारूद के अंश मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद इसके आतंकी कनेक्शन का शक जताया जा रहा है। इस मामले में जिस तरह से बकायदा इनपुट्स मिले थे, जिस तरह से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया था कि उस मदरसा में जिस वक्त में वो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे जिस तरह से हादसा हुआ था, वहाँ पे जांच के दौरान वहाँ पे कुछ विस्फोटक के नमूने भी प्राप्त हुए। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया है। ब्लास्ट में मदरसे के इमाम अब्दुल मोबीन की मौत हुई थी, जो झारखंड के देवघर का रहने वाला था। लिहाजा बिहार से लेकर झारखंड तक उसके कनेक्शन को खंगाला जाएगा। मंगलवार को हुए धमाका इतना तगड़ा था कि मदरसे की बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई थी। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की और अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई, जिसका नाम अब्दुल मोमिन है। वो 33 साल का युवक झारखंड के देवघर का रहने वाला है। लिहाजा अब जांच का दायरा बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बढ़ चुका है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार नेपाल से सटा हुआ इलाका है और नेपाल से जिस तरह से बकायदा पहले भी कई बार आतंकी गतिविधियां हुई है और जिस तरह से वहां पर इस मामले में भी संदिग्ध गतिविधियों को देखा जा रहा है, लिहाजा एक तरह से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता में को देखते हुए आगे तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण जो इनपुट जो है बकायदा वो निकल के आ सकते हैं।
मंगलवार 8 जून को बांका के नौटोलिया मदरसा में जोरदार धमाका हुआ था और मदरसे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। सुबह 8 बजे हुए जोरदार धमाके से गांव में दहशत फैल गई और गांव के सभी पुरुष सदस्य फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से मदरसा बंद था। ऐसे में सवाल है कि बंद मदरसे के अंदर चल क्या रहा था। अब एनआईए इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। बांका से नागेंद्र के साथ दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। इधर आरा के बहरनपुर में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। झगड़े के दौरान फायरिंग की भी खबर सामने आई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना में दोनों पक्ष के कई लोग घायल भी हुए हैं। इनका इलाज गांव के ही अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घरेलू बंटवारे के विवाद को लेकर यह स्थिति पैदा हुई। वायरल वीडियो गुरुवार शाम का बताया जा रहा है। इधर भागलपुर में पुलिस के द्वारा ट्रकों से वसूली का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि बाबरगंज थाना क्षेत्र के कटघर चौक के पास का यह वीडियो है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाबरगंज थाने के पुलिसकर्मी रात में गश्ती के दौरान चौराहे पर ट्रक ड्राइवरों से जबरन पैसा वसूल रहे हैं। इस दौरान ही किसी ने वीडियो भी बना लिया और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे रात में गश्ती के दौरान बाबरगंज थाने के पुलिसकर्मी कैसे ट्रक वालों से अवैध वसूली करते हैं। हालांकि किसी ने यह वीडियो बनाया मोबाइल से और उसके बाद इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के तालबारी गांव में पिछले साल कटाव से विस्थापित परिवार आज भी भटकने को मजबूर है। 10 परिवार जो पिछले कई महीनों से अमौर के उप स्वास्थ्य केंद्र रंगामाटी में रहने को मजबूर है। पिछले साल तालबाड़ी के 60 से 70 परिवारों का घर कनकई नदी में विलीन हो गया था। इसमें ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है। ऐसे में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र रंगामाटी में 10 परिवार के लोगों ने डेरा बना लिया। अस्पताल में रह रहे कटाव पीड़ितों का कहना है कि उनका घर और जमीन नदी में कट गई और अब वो लाचार और मजबूर हो गए। रोहतास के डिहरी डालमिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद और विधायक राजद विधायक जो है वो आमने सामने आ गए हैं। विधायक फतेह बहादुर का आरोप है कि विशाखा सिंह महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली पिछड़ी जाति से है और उन्होंने बिहार में एक सवर्ण से विवाह किया और ऐसे में वो बिहार में अति पिछड़ा के लिए आरक्षित सीट का लाभ कैसे उठा रही है। वहीं मुख्य पार्षद विशाखा सिंह का कहना है कि किसी भी लड़की की जाति उसके पिता से तय होती है। महाराष्ट्र के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही बिहार में भी उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनवाया। सरकार तेली को पिछड़ा वर्ग में रखा है, लेकिन बिहार का सरकार जो है यहाँ के तेली को अति पिछड़ा में रखा है। लेकिन नियमतः जो भारत सरकार का जो नियम है, आप जहाँ आपके माता पिता जहाँ के निवासी हैं वहीं से आपका जाति प्रमाण पत्र इशू होगा। मेरा महाराष्ट्र में कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसी बेसिस पे यहाँ डेहरी में भी बना हुआ है। और राज्य सरकार का 2015 में जो नियम लागू हुआ कि किसी भी लड़की का कास्ट सर्टिफिकेट उसके पिता के कास्ट पे होगा, तो उसी बेसिस पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे सबमिट किए थे इलेक्शन के समय और सारा वेरिफिकेशन हो भी चुका है। सुपौल के कुसहा त्रासदी में बर्बाद हुए बीरपुर की रौनक फिर से लौटेगी।
वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने मानसरोवर झील के जीर्णोद्धार के काम का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह बिहार का सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट झील है, मानसरोवर झील के नाम से प्रचलित है और हम लोग वर्षों से लगे हुए थे कि इसका जीर्णोद्धार हो, तब जाकर के इसका जीर्णोद्धार का काम स्टार्ट हुआ है और ये वन विभाग के अंदर चला गया है। तो वन विभाग से इसका जीर्णोद्धार का काम शुरू है। लगभग 10 करोड़ के लागत से इसका जीर्णोद्धार होना है। हम मानते हैं कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा ये पर्यटक सेंटर बनेगा। आज आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर लालू प्रसाद ने दिल्ली में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। लालू प्रसाद इन दिनों अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गुरुवार की देर रात लालू प्रसाद ने बेटी मीसा भारती और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उपस्थिति में केक काटा। आरजेडी ने लालू प्रसाद के जन्म दिवस को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और इस मौके पर पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर पटना में हर चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लालू प्रसाद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया गया है। और अब बात लालू प्रसाद के सियासी सफर की। 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवरिया में लालू प्रसाद का जन्म हुआ। तो गोपालगंज के फुलवरिया में लालू प्रसाद का जन्म हुआ। विश्वविद्यालय में छात्र नेता के रूप में राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। इसके अलावा 1977 में 29 साल की उम्र में जनता पार्टी से सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। 1990 में 42 साल की उम्र में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए लालू प्रसाद यादव। 1995 में भारी बहुमत से जीते और दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1997 में जनता दल से अलग राष्ट्रीय जनता दल नाम से अलग पार्टी बनाई। 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे। 2009 में बिहार के सारण से सांसद चुने गए लालू प्रसाद यादव। और बात एक अच्छी खबर की। बिहार में बस यात्रा करना अब सुविधाजनक और आसान होगा। महानगरों के तर्ज पर जल्दी सीएनजी बस सेवा की शुरुआत होने वाली है। करीब 50 बसें पटना पहुंच चुकी हैं। परमिट और रूट तय होते ही इन बसों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। एक जमाना था जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की खटारा बसें जब राज्य की सड़कों पर दौड़ती थीं, तब मन में तरह तरह के भाव उमड़ते थे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। वक्त बदलने के साथ ही बिहार अब धीरे धीरे विकसित बिहार बनता जा रहा है और इसकी एक वानगी है ये सीएनजी बसें। ये सीएनजी बसें अब कुछ ही दिनों के बाद बिहार की सड़कों पर दौड़ेंगी। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ये बदलती तस्वीर हमें वाकई में प्राउड फील कराती है। और कोई एक दो नहीं, कई सीएनजी बसें राजधानी पटना के परिवहन निगम मुख्यालय में, यहाँ पर जो परिवहन निगम मुख्यालय है वहां पर लगी हुई हैं। देखिए तस्वीरों में आप कई बसें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सीएनजी ग्रीन बस सर्विस के नाम से इसकी शुरुआत होनी है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की जब शुरुआत होगी कुछ ही दिनों में, नई बसें आई हैं। 50 की संख्या में परिवहन निगम मुख्यालय में ये बसें लगाई गई हैं और इसकी सीट देखिए किस कदर आरामदायक है। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो किस कदर आपको फीलिंग आएगी, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी जो दिल्ली और एनसीआर में तस्वीर दिखती थी सीएनजी बसों की, वो बिहार की सड़कों पर दिखेगी। ऑब्वियसली बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारी पॉल्यूशन वगैरह बहुत कमी आएगी और बहुत ज्यादा यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन और ये पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बहुत है, तो उससे बहुत ज्यादा कमी आएगी पटना में। एक अच्छी पहल मानते हैं? बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल। इससे अच्छा मानते हैं क्योंकि इससे इतना पोल्यूशन हो रहा है कि जिससे आदमी मतलब कि पागल हो रहा है, गर्मी से बेहाल है एकदम। और सीएनजी चलने से उसमें ना गर्मी का है, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा। हम सबसे अच्छा मानते हैं। जब सड़कों पर दौड़ेंगी तो न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि ये बदलते बिहार की सुखद तस्वीर भी पेश करेंगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
नमस्ते बिहार में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बिहार में जब मदरसा और मस्जिद को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वैसे में पटना के हज भवन ने मिसाल पेश की है। पटना के हज भवन में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए बिहार के कई जिलों से छात्र पहुंचे थे और हज भवन में रहकर परीक्षा की तैयारी की और कड़ी मेहनत कर सफलता भी पाई। हज भवन के फैकल्टी ने भी छात्रों पर पूरा ध्यान दिया और जब एक एक करके 50 छात्र सफल हुए तो हज भवन के फैकल्टी के लोग भी उत्साहित हुए। सफल छात्र जब हज भवन पहुंचे तो उस वक्त अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी वहां मौजूद थे। उन्होंने इस पल को बेहद महत्वपूर्ण बताया। सफल छात्र और छात्रों के साथ बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। हम खड़े हैं पटना के हज भवन में और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें कई सारे युवा आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये युवा बेहद खास हैं क्योंकि 64वें बीपीएससी एग्जाम में इन्होंने सफलता पाई है और ये तमाम ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हज भवन में आकर शिक्षा ली है। तो जाहिर सी बात है टफ कंपटीशन को इन्होंने क्रैक किया है, तो इसके पीछे हज भवन का भी बड़ा योगदान है। और इस वक्त देखिए जो हज भवन की पूरी कमेटी है वो भी बैठी हुई है और इनके लिए भी बहुत बड़ा क्षण है। और इसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जो तमाम जो सफल छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी वो भी मौजूद हैं। इतना बड़ा मौका है आज आपके लिए। आज बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारे बच्चे कामयाब हुए। इस खुशी के मौके पर मैं सबसे पहले मैंने बिहार के विकास पुरुष जो पूरे देश में जाने जाते हैं, विकास के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अपने पूरे समाज की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनका ये सोच का उपज था। इन्हें सोच कर इस कोचिंग चलवाए और इस कोचिंग के दौरान जो चला तमाम जो अफसरान यहाँ बैठे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्हें बड़ी कड़ी मेहनत करके इन बच्चों को, मेरे बच्चों को कामयाब किया। उनका कितना बड़ा योगदान है सर? मेरी सफलता में हज भवन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सर। यहाँ के जो सीईओ है राशिद सर और यहाँ की जो फैकल्टी है सर, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल रहा है सर। पहुँची थी तैयारी के लिए, उस वक्त क्या अंदर से लग रहा था कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? जब यहाँ पे आने के बाद जब तैयारी आपने शुरू की फिर कैसा लगा? सर हम यहाँ पे सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किए थे और मेरा नेचर काफ़ी इंट्रोवर्ट है, तो यहाँ पे जैसे ही राशिद सर से जो भी गाइडेंस मिली इंटरव्यू के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। मोटिवेशन और सेल्फ स्टडी पे जो सर कंसंट्रेट करते हैं, करवाते हैं और डिसिप्लिन, ये यहाँ की खासियत है। जो खुद से सब कुछ करना और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करना, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनाना सिखाती है। बात यह है कि यहाँ पे राशिद सर ने काफ़ी मोटिवेट किया, गाइड किया और यहाँ एक ऐसी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से जितने लोग कामयाब होके जाते हैं वो लोग आते हैं, हमें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कैसे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है वो बताते हैं हमें। उसी की वजह से सर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है और जिससे उम्मीद लेकर हम लोग हज भवन आए थे, आज वो कामयाबी मिली है तो उनको बहुत खुशी हो रही है। देखिए हज भवन जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये इसमें जो तालीम दी जा रही है वो बीपीएससी डेडिकेटेड है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितने भी प्रीमियर टीचर्स हैं वो लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पे उनको शिक्षित करते हैं, एजुकेटेड करते हैं और डेडिकेटेड करते हैं ताकि वो बीपीएससी में सफलता पा सकें। आज बहुत खुशी मिल रही है। मेरा जो एक सपना था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, आज मेरा वो सपना पूरा हुआ है और इसमें हस्बैंड का काफ़ी योगदान रहा है। खास करके जो हमारे यहाँ के सीईओ हैं राशिद साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हज भवन का मेरी सफलता में सर पूरी तौर पर फुल्ली तौर पर योगदान है। मैं यहाँ पीटी और मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी मैं सिर्फ हज भवन से ही किया हूँ। इसके अलावा मैं बाहर किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ा था, विशेषकर बीपीएससी के लिए। हाँ, मैंने यहाँ से मॉक इंटरव्यू की क्लासेस ली है, मॉक इंटरव्यू दिया है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है राशिद सर का और बाकी के लोगों का। सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया और मेरे अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है उसको और अच्छा दिखाने में मेरी बहुत हेल्प की है। आपकी चर्चा काफ़ी हो रही है, सारे छात्र हैं आपके ज़बरदस्त तारीफ कर रहे हैं। आपने कैसे ट्रेनिंग दिया इस बच्चों को हज भवन में? मेरा संबंध जेएनयू से रहा है। मैं प्रशासनिक सेवा का एक पदाधिकारी हूँ और मैं एचएससी में भी रहा हूँ, हमदर्द स्टडी सर्किल में। वहाँ पे जनाब सैयद हामिद साहब से और एचएससी से मैंने काफ़ी मुझे लाभ मिला था और मेरे पास वही कॉन्सेप्ट था रेजिडेंशियल स्टडी सर्किल का और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे चरितार्थ करने के लिए मैंने सारी व्यवस्था की और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये एक अद्वितीय कोचिंग कार्यक्रम है जहाँ निःशुल्क आवासीय व्यवस्था भी है और एक साथ
100 से अधिक संख्या में जो परीक्षार्थी हैं या जो आवेदक हैं वो एक साथ मिल करके पढ़ते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग लेकर पढ़ाई कर लगभग 50 छात्रों ने, अल्पसंख्यक छात्रों ने बीपीएससी 64वीं बीपीएससी के परीक्षा में सफलता पाई है। तो जाहिर सी बात है ऐसे बच्चे पूरे बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं और कई सारे लोगों को जवाब भी दे सकते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांगों के लिए विशेष टीका शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय शिविर में दिव्यांगों को टीका लगाया गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। कोविड टीकाकरण अभियान में मुजफ्फरपुर में आज दिव्यांग जनों को उनको उचित सम्मान दिया जा रहा है। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए स्पेशल शिविर लगाया गया है और आप देखिए कि ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये दिव्यांग जन हैं जो समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और इसीलिए सरकार ने, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने तय किया है कि इन लोगों के लिए स्पेशल एक ड्राइव चलाकर इनका टीकाकरण कराया जाए। आपके लिए भी अलग से एक कोटा निर्धारित किया गया। हाँ। क्या क्या प्रतिक्रिया होगी? बहुत अच्छा है क्योंकि कोविड के समय में अभी बहुत जैसा लहर चल रहा है, इसलिए हम लोग के लिए देव साहब ऑर्डर किए और दिव्यांग लोगों के लिए ये 9 और 10 को शिविर लगाकर स्पेशल। मेरा नाम रामबालक पासवान हो गया। रामबालक पासवान जी थे, आप भी कुछ कहिए। आपको तो बड़ी परेशानी थी, आज आप टीका ले लिए। कोरोना से जीतने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। जब डॉक्टर देश के मोदी जी इतना कर रहे हैं तो हम लोग को भी थोड़ी तकलीफ है। जी जी। क्या नाम हुआ? अभिषेक। अभिषेक, टीका लिया आपने? जी हाँ। टीका लिया? जी। क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग है? हम लोग के लिए मतलब कि ये उपलब्ध करवाया गया दिव्यांग जनों के लिए अलग से, तो बहुत अच्छा लगा। ये दिव्यांग जन हैं जो काफ़ी खुश हैं। सरकार और डीएम साहब सबके प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भी इस टीकाकरण शिविर में विशेष मौका दिया गया है और 100% टीकाकरण की दिशा में यह अभियान एक कदम है, एक पहल है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। तो कल मुजफ्फरपुर में स्पेशल ड्राइव चलाकर दिव्यांगों को कोरोना का टीका दिया गया, उनको कोरोना से सुरक्षित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।